हेलो। तो आज हम पॉलिटी का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने कंपनी का रूल पढ़ा था और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हमने स्टार्ट किया है कंपनी का रूल। ठीक है, तो हमने कंपनी के रूल के बारे में सारा जानकारी ले लिया। आज हमारा नेक्स्ट क्लास है, इसमें हम क्राउन के रूल पढ़ेंगे। तो हम देखना चाहते हैं कि किस तरह से ब्रिटिशर्स इंडिया के ऊपर अपना क्राउन रूल जो उन्होंने थोपा, तो उस समय क्या क्या इम्पोर्टेंट एक्ट्स या पॉलिसीज़ उन्होंने लाया, और वो सारे पॉलिसीज़ के कारण हमारा जो पॉलिटी है या गवर्नेंस है वो कितना इन्फ्लुएंस हो रहा है। राइट। सो हम एक एक करके देखेंगे। तो प्रीवियस क्लास के जो लेक्चर्स है उसको आप ज़रूर देखिए, तभी जाके आपको ये नेक्स्ट क्लास का लेक्चर्स आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं क्राउन रूल से। तो क्राउन रूल जो हमारा है वो आपका 1858 टू 1947 का टाइम पीरियड है ना। 1858 से क्यों है, बेसिकली इसके पहले का जो था हमारा वो था सिपॉय म्यूटनी। सिपॉय म्यूटनी 1857 में होता है। ठीक है, उसके बाद उसको देखते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या करती है कि पहले तो रूल हमारा कंपनी के हाथ में था, तो कंपनी एज ए ट्रेडर आई थी। तो उसके बाद धीरे धीरे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपना इन्फ्लुएंस कंपनी के ऊपर करना चालू कर दिया, उससे मतलब पावर्स को छीन रही थी धीरे धीरे करके। और लास्टली 1857 के सिपॉय मिटने के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट को लग गया कि नहीं, अब अगर कंपनी के हाथ में रूल रहा तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को यहाँ से उखाड़ फेंकेंगे लोग। यहाँ पे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट बहुत तेज़ हो चुका था उस समय। तो हो सकता था कि उसके बाद अगर क्राउन रूल नहीं आता तो ब्रिटिशर्स बहुत पहले ही लेफ्ट हो जा चुके होते यहाँ से। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपना प्लान यहाँ से स्टार्ट किया। उन्होंने क्राउन रूल उनका 1858 से 1947 का बीच का जो टाइम पीरियड है उसको हम देखेंगे सिलसिलेवार तरीके से कि क्या क्या चल रहा था। तो जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1858, 1861, 1902, 1909। ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990, 1935 और लास्टली हमारा इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इसके बाद इंडिया आज़ाद हो गया। तो ये जो इम्पोर्टेंट्स यहाँ पे आपके एक्ट हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, तो ये सारे बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम एक एक करके देखेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट और बाकी के एक्ट में क्या क्या रूल्स हुए, क्या क्या पॉलिसीज़ थे जिसके कारण आज का जो हमारा पॉलिसीज़ है या गवर्नेंस है वो इन्फ्लुएंस हो रहा है। तो एक एक करके देखते हैं। तो पहला है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इसके आने की वजह क्या है, इसका रीज़न क्या था इसके आने का, कि इसके पहले 1857 में हमारा सिपॉय म्यूटनी हुआ। सिपॉय म्यूटनी, ठीक है, सिपॉय म्यूटनी हुआ। अब ब्रिटिशर को लग चुका था कि ओके नाउ अभी सिर्फ रूल करने से मतलब नहीं है, अभी हमें यहाँ पे गुड गवर्नेंस लाना पड़ेगा, तभी जाके लोग साथ देंगे। क्योंकि इंडिया में एक वर्ग ऐसा भी था जो कि इंटेलेक्चुअल्स था, इंटेलेक्चुअल्स। ठीक है, जैसे आपके महात्मा गांधी हो गए, ही इज़ ऑल्सो एन इंटेलेक्चुअल। आपके दादा भाई नेहरू जी हो गए। ठीक है, दीज आर इंटेलेक्चुअल। राजा राम मोहन राय हो गए, इंटेलेक्चुअल्स थे, है ना। ऐसे कुछ सोशल रिफॉर्मर्स थे, कुछ इंटेलेक्चुअल्स थे। ठीक है, अब अगर आप मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ोगे तो उसके अंदर ये सारे इंटेलेक्चुअल्स के बारे में दिया गया। तो ब्रिटिशर्स को समझ में आ गया था कि ओके नाउ अभी हमें गुड गवर्नेंस लाना पड़ेगा, तभी जाके यहाँ पे जो आपका फ्रीडम स्ट्रगल है उसको कुछ हद तक कंट्रोल कर पाएंगे। अदरवाइज़ मास लेवल पे प्रोटेस्ट होना चालू हो जाएगा पूरे ऑल ओवर इंडिया में, और फाइनली उनको यहाँ से छोड़ के जाना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस ऑफ इंडिया लेके आया उन्होंने। ठीक है, एक्ट फॉर गुड गवर्नेंस ऑफ इंडिया। अब इसका काम क्या था, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इसने क्या किया, इंडिया कंपनी को एबॉलिश कर दिया, है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी अभी खत्म हो चुकी है, जो भी पावर तो डायरेक्ट क्राउन के हाथ में आ गया। ठीक है ना। यानी पावर का कहने का मतलब है जो भी गवर्नमेंट होगी, जो भी टेरिटरीज हैं और जो भी रेवेन्यूज़ जो ईस्ट इंडिया कंपनी कमा रही थी ट्रेड करके, है ना, वो सारा चीज़ अभी ब्रिटिश क्राउन के, है ना, उसके अंदर आ चुका था, उसके, है ना, यानी सोवरेन पूरा की पूरा ब्रिटिश क्राउन हो चुकी थी। तो अब हम इस एक्ट के फीचर्स के बारे में जानेंगे कि इसका इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या क्या है। तो अभी इंडिया क्या हो गया, जैसे ही ये एक्ट लागू होता है
उसके बाद जो इंडिया जो हमारा गवर्न होगा हर मजेस्टी के नाम से, या हर मजेस्टी क्राउन को रेफ़र कर रहा है, ठीक है ना। और उसके बाद जैसे ही हर मजेस्टी हो गया गवर्न का नेम, तो अब यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो था, हम प्रीवियस क्लासेस में देख रहे थे कि किस तरह से, है ना, गवर्नर पहले था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है, उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हुआ, तो अभी जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था वो चेंज हो गया वाइसरॉय ऑफ इंडिया। सो दिस इज़ द वाइसरॉय, नया टर्म एक आपको यहाँ सुनने को मिलेगा, वाइसरॉय। अब ये वाइसरॉय क्या था, ये जो क्राउन था, ब्रिटिश क्राउन, उसका डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन था, यानी डायरेक्ट क्राउन यानी वाइसरॉय किसको रिपोर्ट करता था, ब्रिटिश क्राउन को, ठीक है। तो पहला जो हमारा वाइसरॉय बना वो था लॉर्ड कैनिंग। तो यहाँ से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स में लाइक यूपीएससी और स्टेट पीसीएससी एग्ज़ाम्स में आपके पूछ सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है, उन्होंने सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट। तो सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है। सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट जो पिट्स एक्ट जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट की बात कही गई थी, ठीक है। तो सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट है क्या एक्चुअली, इसमें क्या हुआ, कंपनी का जो फंक्शंस है उसको, है ना, बाइफ्रिकेट कर दिया गया, यानी डिवाइड कर दिया गया। वन इज़ कमर्शियल अफेयर्स, सेकंड इज़ पॉलिटिकल अफेयर्स। तो जो कमर्शियल अफेयर्स था उसको कोर्ट ऑफ डिफेंस कर रहे थे, और पॉलिटिकल अफेयर्स को बोर्ड ऑफ कंट्रोल हैंडल रहे हैं, ठीक है। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को पावर्स को स्ट्रेंथन कर दिया गया था। तो गुड गवर्नेंस के टाइम ना कंपनी ने क्या किया, सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट को ख़त्म कर दिया कि भैया सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट ख़त्म करते हैं इसमें। लेकिन साथ ही साथ एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट निकाल दिया, ठीक है, एक नया ऑफिस क्रिएट किया जिसका नाम रखा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। अब सारा जो अथॉरिटी था, एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड जितने भी अथॉरिटी थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के अंतर्गत आ जाता है। तो उसके, है ना, तो इस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को कंप्लीट अथॉरिटी मिल चुकी थी कि जितने भी इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन है ना, उस पर कंट्रोल उसका आ चुका था, ठीक है। और साथ ही साथ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को एक काउंसिल दे दिया गया, उसको असिस्ट करने के लिए एक काउंसिल मिला, ठीक है। टू असिस्ट द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया देयर इज अ 15 मेंबर काउंसिल, है ना, एस्टैब्लिश फॉर दैट, ठीक है। और ये जो काउंसिल था आपका बेसिकली एक एडवाइजरी बॉडी था, यानी कि एडवाइस देता था, ठीक है, स्टेट फॉर इंडिया को। तो ये उस पर लीगली बाइंडिंग नहीं था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, वो अपने हिसाब से जो भी उस डिसीजन ले सकता था, ही इज़ फ्री टू टेक द डिसीजन, है ना। इट इज़ नॉट लीगली बाउंडेड, है ना, टू द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, ठीक है। सो इट इज़ एन एडवाइजरी बॉडी। ठीक है। सो बेसिकली द इम्पॉर्टेंट एक्ट्स, राइट, इट्स सॉरी इम्पॉर्टेंट फीचर्स। तो इस एक्ट ऑफ 1858, राइट, तो इसमें बेसिकली क्या कर रहा था गवर्नमेंट अपना जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी था, राइट, उसको रिफॉर्म कर रहा था, इसको इम्प्रूव कर रहा था। क्योंकि 1857 का उन्होंने देख लिया सिपाही म्यूटिनी। अब वो देखने के बाद उनको समझ में आ चुका था कि अगर हम इस तरह से जैसा प्रीवियस चल रहा है उस तरह से अगर हम इस कंट्री को खींचेंगे, उसे एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, तो हम ज़्यादा देर तक रूल नहीं कर पाएंगे। तो उनको रूल करने के लिए उनको, है ना, इंडिया के जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी था उसको इम्प्रूव करना था, ताकि और जो हम 100 साल, यानी कि कंपनी रूल 100 साल की, उसके बाद क्राउन रूल अनदर 100 ईयर्स की, तो वो अनदर जो 100 ईयर्स जो रूल की है बिकॉज ऑफ दिस इम्प्रूवमेंट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरीज, है ना। तो वही है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी था एग्जिस्टिंग, उसको इम्प्रूव करना चालू कर दी, ठीक है। अब ये बहुत लेवल पे इम्प्रूव हुई है, मिलिट्री लेवल पे भी इम्प्रूव हुई थी, जिसमें इंडियंस को हायर करना कम कर दिए थे मिलिट्री लेवल पे। अब ज़्यादा से ज़्यादा जो सिपॉयस होते थे वो बेसिकली आपके ब्रिटिशर्स होने लगे, और साथ ही साथ वैसे सिपॉयस होने लगे जैसे आपके नेपाल के रिलेटेड जो सिपॉयस हैं, नेपाल के रिलेटेड, उस समय नेपाल का पार्ट था, तो वो सारे सिपॉयस हो गए। जो भी मार्टियल रेस के जो भी सिपॉयस थे उनको ज़्यादा प्रेफर किया गया, ठीक है। तो इस तरह इम्प्रूवमेंट था एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी में, वो चालू हो गया था 1858 के बाद से, ठीक है। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट एक्ट, दिस इज नोन एज इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। तो अभी आप देखोगे 1858 के बाद डायरेक्ट 1861 आ गया, ठीक है, बहुत ही शॉर्ट पीरियड में एक्ट को। ऐसा क्यों, रीज़न तो होगा कि क्योंकि उनको समझ में आ गया गवर्नमेंट को इंडियंस का कोऑपरेशन लेना ही पड़ेगा और कोई चांस नहीं है। अगर आप चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन करना है इंडिया के ऊपर, तो इंडियंस का कोऑपरेशन लेना पड़ेगा, ठीक है। उन्होंने क्या किया, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 लाया। अब उन्होंने इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो हम बारी बारी से देखेंगे। तो उन्होंने क्या किया, पहली बात, ठीक है,
है ना, रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस का शुरुआत कर दिया। अब ये रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन से क्या मतलब है, अब उन्होंने जो लॉ प्रोसेस हो रहा था उसमें इंडियंस को हायर करना चालू कर दिया। ठीक है, पहले ऐसा नहीं था, पहले सारे के सारे ब्रिटिशर्स होते थे, लेकिन अब उनको चाहिए था कि अब अगर उनको एडमिनिस्ट्रेशन करना है तो इंडियंस का कोऑपरेशन लेना पड़ेगा। तो अभी उन्होंने लॉ मेकिंग प्रोसेस में भी इंडियंस को एसोसिएट करना चालू कर दिया। तब उसमें क्या किया, जो उस समय के दिन वायसराय थे उन्होंने 3 इंडियंस को नॉमिनेट किया। ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में। तो वो 3 लोग कौन थे, 3 इंडियंस कौन थे, वन थे राजा ऑफ बनारस, ये पूछता है बार बार, राजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव। ये एग्जाम बार बार पूछा गया है, सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये 3 आपके लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में जिसको नॉमिनेट किया गया, बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव। नेक्स्ट है आपका फीचर्स कि यहाँ से चालू होता है प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, हमने पढ़ा था कि प्रीवियस क्लासेस में अगर आपने देखा होगा तो वहाँ पे जो सेंट्रलाइजेशन चालू हुआ था हमारा रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से, और जाके वो फाइनलाइज हुआ था 1833 में। ठीक है, लेकिन चूँकि गवर्नमेंट आपको एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को चेंज कर रही है और इंडियंस का कॉपरेशन ले रही है, तो उन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन चालू कर दिया यहाँ से। तो यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है कि जो प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन है वो स्टार्ट किस एक्ट के थ्रू हुआ, तो वो था इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के थ्रू। ठीक है, अब ये डिसेंट्रलाइजेशन में हुआ क्या एक्चुअली, इसमें जो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिस उनके जो लेजिस्लेटिव पावर्स को उसको रीस्टोर कर दिया गया है ना। पहले पूरा सेंट्रलाइजेशन में इनके पावर को छीन लिया गया था, बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंट, नाउ अभी उनको रीस्टोर कर दिया गया। दिस इज द प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। साथ ही साथ क्या किया, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल, नए नए लेजिस्लेटिव काउंसिल्स क्रिएट किए गए। ठीक है, बंगाल का क्रिएट किया गया, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस का और पंजाब का। ठीक है, तो नए लेजिस्लेटिव काउंसिल्स भी क्रिएट किए गए। अभी वायसराय को नया है ना कुछ एम्पावर किया गया, कुछ शक्तियाँ दी गई, कुछ रूल्स एंड ऑर्डर्स को मेंटेन करने के लिए, स्मूथली फंक्शन करने के लिए है ना वायसराय को एम्पावर किया गया। ठीक है, तो उसी में से आपका लॉर्ड कैनिंग ने एक पोर्टफोलियो सिस्टम निकाला है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये एग्ज़ाम में आ चुका है। ठीक है, कि लॉर्ड कैनिंग 1859 में उन्होंने पोर्टफोलियो सिस्टम लाया था। पोर्टफोलियो सिस्टम किस एक्ट में है ना आपको मेंशन किया गया है। तो ये पोर्टफोलियो सिस्टम है क्या एक्चुअली, पोर्टफोलियो सिस्टम में ऐसा क्या होता है कि जो वायसराय काउंसिल है, वायसराय काउंसिल के जो मेंबर्स होते हैं, तो मेंबर्स को गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स होते थे, एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट का चार्ज उनको दे दिया जाता है ना। मेंबर्स को, वायसराय काउंसिल्स के मेंबर्स को एक डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट उसको चार्ज दिया जाता है। अब वो क्या कर सकते हैं मेंबर्स, वो वायसराय काउंसिल के बिहाफ में यानी उनके बदले, ठीक है, उन डिपार्टमेंट को ऑथोराइज कर सकते हैं, राइट। तो उन मतलब वहाँ पे ऑर्डर इशू कर सकते हैं है ना वायसराय काउंसिल्स के बिहाफ में। तो जिसको बोलते हैं पोर्टफोलियो सिस्टम। तो यहाँ से आपका ये क्वेश्चंस भी ना कप हो जाता है। साथ ही साथ वायसराय को वो किया गया है, साथ उनको ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं वो, है ना। ऑर्डिनेंस क्यों कर सकते थे, क्योंकि आपको पता है ये टाइम पीरियड आपको है ना, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रीडम इंडिया में उस समय, राइट। तो उसके लिए वायसराय को ऑर्डिनेंस इशू करना पड़ेगा। ठीक है, अब वो वायसराय को इमरजेंसी केसेस में ऑर्डिनेंस इशू कर सकता था, क्योंकि उस समय लेजिस्लेटिव काउंसिल अगर सपोज मना कर देती है तो अगर वायसराय इशू नहीं कर पाती है तो वहाँ पे एक क्लिच था। तो उसको करने के लिए, उस क्लिच को हटाने के लिए को एम्पावर कर दिया गया कि अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आए तो वायसराय ऑटोमेटिकली ऑर्डिनेंस इशू कर सके और उसकी वैलिडिटी 6 मंथ तक रहेगी। ठीक है, ये आपके इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत किया गया। नाउ नेक्स्ट एक्ट है आपका इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। आपको लगातार यहाँ पे इंडियन काउंसिल एक्ट देखने को मिलेंगे, इंडियन 1861, 1892 इस तरह के। सो हम एक एक एक्ट को देखेंगे। तो इस एक्ट का फीचर्स क्या है, द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ दैट। तो इसमें क्या, ये बेसिकली जो एक्ट था आपका इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इसमें जो काउंसिल्स थे, जैसे सेंट्रल काउंसिल्स थे, सेंट्रल एंड प्रोविंशियल जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थे, उसके रिफॉर्म को लेकर यहाँ पे बात कही गई है। तो इसमें क्या हुआ, जो मेंबर्स थे, मेंबर्स किसके, सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसके में बढ़ा दिया गया। ठीक है, और सेंट्रल का जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स है वो 16 to 60 कर दिया गया था, 60। और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव जो काउंसिल्स उसके मेंबर्स को बढ़ा गया, लेकिन उसमें मतलब ऐसा नहीं है कि मेजोरिटी अभी भी उसमें आपके ऑफिशियल्स थे। ठीक है, नाउ
नेक्स्ट फीचर है आपका इसका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट ऑफ 1892 का, कि इसमें जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थे, राइट, उनके फंक्शंस को भी इंक्रीज किया गया। ठीक है, पहले लेजिस्लेटिव काउंसिल के बजट को डिस्कस करने का पावर नहीं था, अभी डिस्कस है ना, बजट को डिस्कस करने का भी पावर आ गया है, और एग्जीक्यूटिव के साथ वो क्वेश्चंस को एडमिनिस्टर कर सकते हैं। जैसे आज के केस में कैसा होता है, सबका आता है लोकसभा में, और वहाँ पे है ना बजट पे डिस्कशन होती है एग्जीक्यूटिव के साथ, है ना, उनके साथ वार्ता होती है ना, डिस्कशन चलता है उस पर। तो उस समय ऐसा सिनेरियो नहीं था। सो हम लोग आप उसको कंपेयर कर सकते हो उस समय के एज के 1892 के समय में कि किस तरह से होता था। इंडियंस को पास पावर नहीं होता था कि अपना बजट को डिस्कस कर सके, वो बेसिकली वाइस रॉय या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, इन जैसे जो फंक्शनरी थे इनके हाथों में था, वो डिसीजन लेते थे इंडिया के बारे में। इंडिया के लोग, इंडिया का जो प्रोविंशियल जो मेंबर्स हैं, है ना, उनके पास ये डिसीजन लेने का फैसिलिटी नहीं था। ठीक है, तो 1898 में इस फंक्शन को, काउंसिल के फंक्शन को इंक्रीज़ करके अभी वो बजट को डिस्कस कर सकते हैं, ऐसा पावर उनको दिया गया था। साथ ही साथ कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को भी नॉमिनेट कर दिया गया। ठीक है, उसका भी नॉमिनेट कर दिया। कहाँ का नॉमिनेट किया गया? एक हुआ सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में और दूसरा हुआ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में। तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में जो नॉमिनेट होगा वो वाइसरॉय करता था। ठीक है, तो वाइसरॉय किसके रिकमेंडेशन से करता था? प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के रिकमेंडेशन से और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के रिकमेंडेशन से। ये दोनों मिलकर रिकमेंड करते थे वाइसरॉय को, फिर वो नॉमिनेट करता था नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को। ठीक है, उसी तरह से जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव है उसमें गवर्नर्स उसको नॉमिनेट करते थे। तो गवर्नर्स रिकमेंडेशन किसके द्वारा था? अगर सपोज यूनिवर्सिटीज़ हो गए या म्यूनसिपालिटीज़ हो गए, जमात हो गए, चैम्बर्स हो गए, तो इन लोग रिकमेंड करते थे। उस हिसाब से प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को भी नॉमिनेट किया गया। तो ये बेसिकली ये पूरा एक्ट, ये जो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 है, ये बेसिकली काउंसिल रिफॉर्म एक्ट की तरह ही है, क्योंकि इसमें जो मेंबर्स के जो है ना उसको बढ़ा दिया गया और उनके जो फंक्शन है उसको भी इम्प्रूव कर दिया गया पहले से। नेक्स्ट हमारा जो एक्ट है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में बार बार इसको पूछा गया डायरेक्ट। जैसे मॉरले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से आप सुने होंगे, तो उसमें डायरेक्ट है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, ये 1909 जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो इस एक्ट को हम लोग बोलते हैं मॉरले मिंटो रिफॉर्म। तो मॉरले कौन था? मॉरले बेसिकली आपका सेक्रेटरी स्टेट, मिंटो में था वाइस रॉय। ठीक है, मिंटो वॉज द वाइस रॉय इन दैट एरा, इन दैट टाइम, और मॉरले वॉज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। सो इस एक्ट का फीचर्स क्या है? इस एक्ट में क्या किया? इस एक्ट में लेजिस्लेटिव काउंसिल हैं, दोनों लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसके साइज़ को बढ़ा दिया गया। ठीक है ना, उसके साइज मैंने ऑफिशियल मेंबर्स को भी बढ़ा दिया गया, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को भी बढ़ा गया। तो जो भी सेंट्रल एंड प्रोविंशियल काउंसिल्स के जो साइज थे इंक्रीज़ कर दिया गया। लेकिन इंक्रीज़ तो किया गया, ऑफिशियल मेजोरिटी है आपका सेंट्रल में, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसको बरकरार रखा गया, रिटेन कर गया, लेकिन प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉन ऑफिशियल में रखा गया। ये एक इम्पोर्टेंट है, ऐसा देखने मतलब बढ़ा, साइज तो बढ़ाया, लेकिन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में ऑफिशियल मेजोरिटी को रखा गया और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी को रखा गया। ठीक है, थर्ड में आपको हम फीचर्स में देखते हैं कि उसके जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं, राइट, अब उसके जो फंक्शंस हैं, जैसे प्रीवियसली आपने देखा उसमें फंक्शंस में भी बढ़ाया गया, जैसे बजट को डिस्कस कर सकते थे, बजट पे सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस आस्क किया जाएगा, कुछ रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तो इस तरह के जो डिलिवरेटिव फंक्शंस हैं उसको भी इंक्रीज़ किया गया, इलाज करेगा। ठीक है, साथ साथ क्या हुआ, पहली बार इंडियंस को एग्जीक्यूटिव काउंसिल में उनको है ना में मिला। ठीक है, पहले लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में डाला गया उनको, ठीक है, 3 इंडियंस को डाला गया था। अभी एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो वाइसरॉय का है उसके अंदर भी इंडियन को एडमिट किया गया। तो वो पहला इंडियन था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछ चुका है, यहाँ से 1 लाइनर क्वेश्चन है जो आपका स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन या यूपीएससी में भी कभी कभी आपको यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनता भी है और आया भी है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, जो वाइसरॉय जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उस एक इंडियन को, जो फर्स्ट इंडियन को एडमिट किया गया वो था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, एंड ही वाज द लॉ मेंबर इन दैट टाइम, उनको लॉ मेंबर बनाया गया था। तो ठीक है, साथ ही मिंटो रिफॉर्म्स को कम्युनल रिप्रेजेंटेशन के लिए भी जाना जाता है। ठीक है, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, ये कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब हो रहा है, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि एक कम्युनिटी के लोग अपना लीडर चुनते हैं। जैसे इस जो इंडियन काउंसिल एक्ट, इसमें मुस्लिम्स के लिए बेसिकली था, ठीक है, जिन्होंने एक्सेप्ट किया कंसेप्ट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट मतलब ऐसा नहीं है कि आप मुस्लिम्स हैं तो आपको सिर्फ मुस्लिम लोग ही वोट देंगे। ठीक है
है ना, आपको हिंदू वोट नहीं दे सकता, या क्रिश्चियन वोट नहीं दे सकता, या सिख वोट नहीं दे सकता। यानी आप अपने कम्युनिटी को ही शो करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो वो होता है सेपरेट इलेक्टोरेट। ठीक है, तो इस सेपरेट इलेक्टोरेट में क्या था कि मुस्लिम मेंबर्स ही इलेक्ट होंगे। किसके द्वारा इलेक्ट होंगे? मुस्लिम वोटर्स के द्वारा इलेक्ट होंगे। तो उसमें कोई दूसरे अदर के जो भी वोटर्स हैं वो उसमें शामिल आपका नहीं होगा। तो ये जो एक्ट है, अभी आपको देखने लग रहा है कि अच्छा ठीक है, अच्छी बात है, तो मुस्लिम इलेक्ट हो गए, मुस्लिम लीडर्स इलेक्ट होंगे मुस्लिम के द्वारा। लेकिन इसका एक सिनेरियो था यहाँ पे, इनका जो प्लान था हिंदू मुस्लिम यूनिटी को तोड़ना। ये कम्युनल रिप्रेजेंटेशन हिंदू मुस्लिम यूनिटी को तोड़ दिया, क्योंकि जब अगर मुस्लिम इलेक्ट यहाँ से मुस्लिम लीडर को इलेक्ट होता है मुस्लिम वोट्स के थ्रू, तब वो सिर्फ और सिर्फ अपने कम्युनिटी के बारे में सोचेगा, दूसरे कम्युनिटी के बारे में कभी नहीं सोचेगा, और यहाँ से हिंदू मुस्लिम के क्लैशेस होना चालू हो गए थे। दैट इज़ ए प्लान, है ना। ये प्लान था कि इंडिया के हिंदू मुस्लिम यूनिटी को तोड़ देना और राज करना। फूट डालो और राज करो की नीति है, यही है, फूट डालो और राज करो की नीति। ठीक है, तो ये एक्ट है जो आपका लीगलाइज कर देता है कम्युनलिज्म को। ठीक है, और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि लॉर्ड मिंटो जो बनते हैं, जो उस समय के वाइसरॉय थे, ठीक है, वो बनते हैं फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। ठीक है, फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। तो नाउ कमिंग टू अवर नेक्स्ट एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। अभी हम देखेंगे सारे एक्ट के बारे में। हम जब देख रहे हो धीरे धीरे से, तो आपको समझ में आ रहा होगा किस तरह से ब्रिटिशर्स यूज़ कर रहे थे इंडियंस को, इंडियंस के अगेंस्ट यूज़ करते थे। कभी कभी तो वो कुछ रिफॉर्म ऐसा लाते थे ताकि उस समय के जो क्या बोलते फ्रीडम फाइटर्स थे, लाइक कुछ मॉडरेट्स होते थे, एक्सट्रीमिस्ट होते थे, तो जो मॉडरेट्स को क्या होते थे, उनको बता रहे थे कि देखो हम रिफॉर्म ला रहे हैं, आप है ना, आप एक्सट्रीमिस्ट को ये बताइए कि आप, है ना, आप क्रांति नहीं करे, ठीक है, स्ट्रगल नहीं करे, हम यहाँ पे रिफॉर्म आपको बार बार प्रोवाइड कर रहे हैं, हम इंडिया के बेटरमेंट के बारे में सोच रहे हैं। तो ऐसा था। ये आपको मॉडर्न इंडिया में आप पढ़ोगे कैरेट एंड स्टिक की नीति, तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा क्लियर होगा कि किस तरह से कैरेट एंड स्टिक की नीति में, है ना, इन एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स और बीच में किस तरह से झगड़ा लगाता था ब्रिटिशर्स। नाउ देयर इज अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ठीक है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ से उसने रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को लाना चालू कर दिया पहली बार। ठीक है, पहली बार आपका ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। तो एग्जाम में इस तरह के डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं आपको यहाँ से। ठीक है, कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कहाँ से स्टार्ट हुआ? इंडियन एक्ट 19 से। तो इस एक्ट को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 19 को मोंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो मोंटेगो था हमारा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और चेम्सफोर्ड था आपका वाइसरॉय ऑफ इंडिया। तो इसको मोंटेगो चेम्सफोर्ड भी बोलते हैं। यहाँ से स्टार्ट होता है आपका रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। अब हम देखते हैं कि इसके फीचर्स में कि कैसे रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लाता है, तो उसको हम लोग इसके फीचर्स में एक करके हम लोग इसको देखेंगे। अभी तो उसने क्या किया, उसने रिलैक्स कर दिया सेंट्रल कंट्रोल ओवर द प्रोविंसेस। तो जो प्रोविंसेस थे उस समय, प्रोविंसेस थे आपके मद्रास प्रोविंसेस हो गए, है ना, आपके मुंबई यानी बॉम्बे हो गया उस समय। ठीक है, बॉम्बे प्रोविंसेस। ठीक है, तो इस पे जो कंट्रोल था उसको सेंट्रल कंट्रोल था उसको रिलैक्स कर दिया गया, है ना। ठीक है, तो कैसे रिलैक्स कर दिया गया? बाय डीमार्केटिंग एंड सेपरेटिंग द सेंट्रल एंड द प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो अब सब्जेक्ट्स को बांट दिया गया, मतलब सेंटर वाला सेंटर का सब्जेक्ट्स होगा, और कुछ जो प्रोविंसेस है प्रोविंसेस का सब्जेक्ट होगा। तो सेंटर अपने सब्जेक्ट्स पे लॉ बनाएंगे, और जो प्रोविंसेस है वो अपने सब्जेक्ट्स पे लॉ बनाएंगे। पर इससे सिर्फ, है ना, रूल्स के तहत ही था, इसका वास्तविक रूप में ये काम नहीं होता था बेसिकली। मतलब इन ग्राउंड रियलिटी पे ये काम नहीं करता था। ग्राउंड रियलिटी पे वो सेंट्रलाइज्ड ही था, जिसको हम लोग यूनिटरी बोलते हैं, यानी कि सेंटर ही डिसाइड कर रहा था प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स। लेकिन रूल है, बना दिया गया था, है ना। दिखाएंगे कि मॉडरेट्स को भी लगे, उस समय के जो फ्रीडम फाइटर्स थे, जो कि मॉडरेट्स जिनको बोलते थे, उनको भी लगे कि हाँ, ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया के लिए बहुत हेल्पफुल है, इंडिया की तरक्की के बारे में सोच रही है, ऐसा कुछ भी। तो साथ ही साथ उसने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने, एक्सक्यूज